हेलो बच्चों, जीनियस प्रॉब्लम सेट में रोटेशनल मैकेनिक्स में आज मैं 4 प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ। ये पहला 2 प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम तो रिलेटिवली आसान है, दूसरा प्रॉब्लम जो है वो उससे थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। ये थर्ड प्रॉब्लम है और ये फोर्थ प्रॉब्लम है। थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको लग सकता है, तो आप इन चारों प्रॉब्लम्स को खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर बोर्ड ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R is placed on a perfectly smooth plane and is free to rotate about a vertical axis through its center. A man of mass small m walks around the outer edge of the board whose upper surface is rough enough to prevent his slipping. When the man has walked completely around the board to his starting point, by how much angle has the board turned through? तो मान लीजिए कि ये सर्कुलर बोर्ड है और जो आदमी है वो यहाँ से एक पॉइंट A है उससे स्टार्ट करता है, और ये जो ब्लू वाला डायरेक्शन मैंने लिया है ना, ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। मान लेते हैं कि ये X डायरेक्शन है या डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है, तो ये हमने एक फिक्स्ड डायरेक्शन लिया है। और जो आदमी है वो इस पॉइंट A से स्टार्ट करता है मूव करना। किस वेलोसिटी से, किस स्पीड से, मुझे बिल्कुल नहीं पता। और ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दे रखा है कि वो आदमी कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी कि हो सकता है कि ये जो आदमी है वो बिल्कुल एराटिक स्पीड से मूव कर रहा है, कभी अपना स्पीड बढ़ा देता है, कभी घटा देता है, कभी बीच में रुक जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आदमी मान लीजिए कि यहाँ से इस पॉइंट A से मूव करना स्टार्ट करता है। जैसे आदमी मूव करना स्टार्ट करेगा अलोंग द आउटर एज, तो बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये जो सर्कुलर बोर्ड है वो उल्टे डायरेक्शन में पीछे की तरफ रोटेट होगा। क्यों होगा? बहुत सिंपल लॉजिक है, सभी को पता होगा। ये जो सर्कुलर बोर्ड है वो अपने इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। और नेट एक्सटर्नल टॉर्क कितना लग रहा है? टॉर्क एक्सटर्नल तो 0 है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन के कारण टॉर्क है नहीं। वर्टिकल एक्सिस जो है वो इस सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, तो एक्सिस पे हो सकता है कि कुछ हिंज फोर्स वगैरह लगेगा, लेकिन उस फोर्स के कारण टॉर्क तो 0 हो जाएगा ना, बिकॉज दैट फोर्स पासेस थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जो सर्कुलर बोर्ड प्लस मैन का जो सिस्टम है उस पे टॉर्क एक्सटर्नल 0 है। आदमी देखिए जो अपने चलने के लिए फोर्स लगा रहा है वो उस बोर्ड को थोड़ा सा पुश कर रहा है, तो वो सब जो फोर्स है वो सब इंटरनल फोर्स है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है कि द मैन वॉक्स अराउंड द आउटर एज ऑफ द बोर्ड हुज अपर सरफेस इज रफ, यानी कि आदमी इस बोर्ड के सरफेस पे मूव कर रहा है, वो सरफेस रफ है। रफ होगा तभी तो आदमी उस बोर्ड पे मूव कर पाएगा ना, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके किसके बीच है? आदमी और बोर्ड के बीच पे है, तो वो भी इंटरनल फोर्स हो गया। तो अगर हम लोग सिस्टम बनाते हैं इस पूरे बोर्ड को और आदमी को, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो गया, यानी कि इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में वो आदमी जो है वो मूव करते करते इस फिक्स्ड डायरेक्शन से इतना एंगल बनाता है। तो मान लेते हैं कि उस टाइम में आदमी जो है वो θ1 एंगल से रोटेट किया और जो बोर्ड है वो θ एंगल से पीछे रोटेट किया। ध्यान दीजिए, ये θ1 और ये θ एंगल, दोनों एंगल हमने एक फिक्स्ड डायरेक्शन से कैलकुलेट किया है। ये जो ब्लू वाला लाइन है ना, ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन का लाइन है। मान लीजिए कि इधर ईस्ट डायरेक्शन है तो ये टुवर्ड्स ईस्ट वाला डायरेक्शन है, या मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो ब्लू वाला लाइन है ये अलोंग एक्स एक्सिस है। ये फिक्स्ड डायरेक्शन है। उस फिक्स्ड डायरेक्शन से आदमी θ1 एंगल मूव किया है किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उतने ही टाइम इंटरवल में ये जो बोर्ड है वो θ एंगल मूव किया है, पीछे की तरफ मूव करेगा नेचुरली बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आदमी का मास है m और बोर्ड का मास तो कैपिटल M है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से हम लोग कह सकते हैं कि जितना एंगुलर मोमेंटम इस आदमी का होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में उतना ही एंगुलर मोमेंटम होगा इस बोर्ड का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे का इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, तभी तो नेट एंगुलर मोमेंटम टोटल 0 रहेगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 है क्योंकि इनिशियली सब कुछ स्टेशनरी शांत पड़ा हुआ है, तो किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम को 0 होना है। तो आदमी अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम पॉजिटिव होगा,
बोर्ड ऑब्वियसली क्लॉकवाइज मूव करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो यहाँ पे ये जो मैंने θ1 और थीटा एंगल लिया है ना, उस एंगल का मैग्नीट्यूड लिया है। जनरली कन्वेंशन ये होता है कि θ1 एंटी क्लॉकवाइज है तो आप इसको पॉजिटिव लीजिए, इस थीटा को नेगेटिव लीजिए, लेकिन यहाँ पर मैंने इस थीटा का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना उस एंगल का वो कंसिडर किया है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैं ये कह सकता हूँ कि आदमी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर θ1 डॉट। θ1 डॉट क्या हो गया, उस आदमी की एंगुलर वेलोसिटी। ये जो आदमी m है वो r डिस्टेंस पे है इस वर्टिकल एक्सिस से, तो इस आदमी का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m r स्क्वायर, r डिस्टेंस पे है तो m r स्क्वायर इंटू θ1 डॉट। इसका मैग्नीट्यूड और सर्कुलर बोर्ड का एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होगा। अब ये बोर्ड जो है वो सर्कुलर डिस्क के शेप में है तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m/2 r स्क्वायर इंटू इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा थीटा डॉट। तो ये बेसिक इक्वेशन है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, जो आदमी का एंगुलर मोमेंटम है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में वो, और बोर्ड का जो एंगुलर मोमेंटम है नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दिया। ये θ1 डॉट क्या है, ये θ1 डॉट है, θ1 डॉट को आप लोग समझ रहे होंगे ना, ये क्या है dθ1/dt। उसी तरह ये थीटा डॉट क्या है, dθ/dt। तो ये बेसिक स्टेप है इस क्वेश्चन का। अब इस स्टेप में कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। वो कंफ्यूज क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। वो बोलते हैं कि सर ये आदमी मूव कर रहा है बोर्ड पे, ठीक है, और बोर्ड भी पीछे जा रहा है, तो बोर्ड की जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी लेंगे तो उसमें ये थीटा माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये सब कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि ये θ1 एंगल कहाँ से कैलकुलेट हो रहा है, किस रेफरेंस एक्सिस से। ये देखिए, ये जो मैंने θ1 एंगल कैलकुलेट किया है ना, ये एक फिक्स्ड डायरेक्शन है। ये ब्लू वाला लाइन जो ईस्ट डायरेक्शन है या एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, उसके रेफरेंस में ये एंगल कैलकुलेट किया है। यानी कि ये जो θ1 एंगल है, अगर आप यहाँ ग्राउंड पे बैठे हैं तो आपको दिख रहा है कि हाँ टाइम t में ये आदमी θ1 एंगल मूव किया, फिर अगले टाइम में कुछ और एंगल मूव किया। तो ये θ1 एंगल तो एक फिक्स्ड डायरेक्शन से है, इसलिए इसमें प्लेट के कारण जो एंगुलर वेलोसिटी वगैरह आ रहा है उसको माइनस नहीं करना होगा। उसी तरह ये जो थीटा है वो क्या है, उस प्लेट का अपना एंगुलर पोजीशन है एट एनी टाइम इंस्टेंट t, तो उस प्लेट की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थीटा डॉट हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में आप θ1 डॉट की जगह dθ1/dt लिखिए, दोनों साइड dt और dt को कैंसिल कर दीजिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m, और ये r स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा dθ1, दिस इज इक्वल टू m/2 डी थीटा। ये हमने कैसे किया, θ1 डॉट क्या होता है, इट्स टाइम डेरिवेटिव ऑफ θ1, तो बाई dt जो नीचे था दोनों साइड कैंसिल हो गया, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हमने लिखा। अब देखिए इस इक्वेशन को लिखने में हमने ये कहीं भी एज्यूम नहीं किया है कि θ1 डॉट कांस्टेंट है, यानी कि ये जो आदमी है किसी भी इरेटिक एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर सकता है। शुरुआत में हो सकता है कि बहुत तेज़ी में मूव करने लगे, फिर कहीं जाकर के 10 मिनट के लिए रुक जाए, फिर वो मूव करने लगे, फिर धीरे धीरे मूव करें। तो ये θ1 डॉट वेरिएबल हो सकता है, कुछ भी इरेटिक वे में बिहेव कर सकता है। लेकिन इस θ1 डॉट और इस थीटा डॉट में ये रिलेशन होना है कि m टाइम्स θ1 डॉट इज इक्वल टू m/2 टाइम्स थीटा डॉट। ये क्यों होना है, बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमने θ1 और थीटा में ये रिलेशन फाइंड कर लिया। अब इस चीज़ को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम 0 टिल द टाइम द मैन रीचेज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये जो ए था, देखिए क्या होगा, ये ए तो पीछे आता जाएगा। मान लीजिए कि ये ए यहाँ पर आ गया, उतनी देर में ये आदमी घूम के इस रास्ते भी यहाँ पर आ गया। तो मान लीजिए कि ये आदमी जब वापस अपने ओरिजिनल स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है तो ये आदमी टोटल एंगल कवर करता है θ1 फाइनल। इसी तरह डी थीटा को इंटीग्रेट करिएगा 0 से लेकर के थीटा फाइनल तक। फाइनल का मतलब ये है कि ये आदमी गोल गोल घूम करके जब ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है उस टाइम का एंगल है θ1 फाइनल। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए यहाँ आ गया, ध्यान दीजिए ए जो था वो यहाँ पे था, ए स्टार्टिंग पॉइंट है इस बोर्ड पे। मान लीजिए कि ए वो पॉइंट है जहाँ पर सर्कुलर बोर्ड पे आपने झंडा गाड़ दिया और आदमी झंडा गाड़ के यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट करता है। तो आदमी जो है वो इस रास्ते घूमते यहाँ वापस आया, ऐसे आया, तब तक ये जो झंडा वाला पॉइंट है ये भी तो पीछे मूव करने लगेगा, क्योंकि आदमी उस बोर्ड पे मूव कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये झंडा भी पीछे आता जाएगा। अल्टीमेटली आदमी वापस
इस झंडे पे यहाँ पहुँच गया। तो हमें यही पूछा है कि इतनी देर में ये वाला एंगल क्या होगा, जिसका नाम हमने थीटा फाइनल कर दिया है। आदमी उतनी देर में इस एंगल को कवर करेगा जिसका नाम हमने थीटा 1 फाइनल कर दिया है। दोनों में रिलेशन क्या होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको जब इंटीग्रेट करिएगा फ्रॉम 0 टू थीटा 1 फाइनल, ये m/2 कांस्टेंट है तो बहुत सिंपल है ये इंटीग्रेशन करना। इसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू थीटा 1 फाइनल, दिस इज इक्वल टू कैपिटल m/2 थीटा फाइनल। अब आप डायग्राम से भी देख रहे हैं कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों को ऐड करिएगा तो क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। और ध्यान दीजिए ये जो हमने एंगल लिया है उस एंगल का एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं थीटा 1 फाइनल प्लस थीटा फाइनल, दिस इज इक्वल टू 2 पाई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, बहुत सिंपल है, m है यहाँ पर m/2 है, तो आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये जो थीटा फाइनल है यानी कि बोर्ड जो एंगल मूव करेगा इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी, दिस थीटा फाइनल इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस m/2 स्मॉल m। तो ये बेसिकली क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आदमी यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ये सर्कुलर बोर्ड भी पीछे जा रहा है। सर्कुलर बोर्ड और आदमी इन दोनों के एंगल में क्या रिलेशन होगा, ये वाला रिलेशन होगा। यानी कि आदमी जब वापस अपने इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है तो टोटल एंगल इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 2 पाई होगा। ये टोटल एंगल हुआ, आना ही है ना, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड आदमी तो पूरा 2 पाई कवर कर लिया। अगर आप बोर्ड के रिस्पेक्ट में देखिए, मान लीजिए कि आप बोर्ड के रिस्पेक्ट में ए पर हैं, तो क्या हुआ, आपने देखा कि ये आदमी मुझसे दूर जाना स्टार्ट किया, फिर वापस घूमकर एक चक्कर लगा करके मेरे पास आ गया। यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड तो टोटल एंगल 2 पाई कवर किया उस आदमी ने, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड से देखते हैं तो आदमी ने 2 पाई से कम एंगल कवर किया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उतने ही देर में ये जो बोर्ड है वो थोड़ा सा पीछे मूव कर गया। बोर्ड जो है वो उस आदमी के पास आने लगा कि अच्छा हम दोनों को 2 पाई कवर करना है तो थोड़ा सा तुम कवर कर लो, थोड़ा सा हम कवर कर लें। टोटल एंगल इन दोनों को वापस मिलने के लिए कितना कवर करना है, 2 पाई कवर करना है। और ये जो बोर्ड है वो भी मूव करने लगेगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो होगा क्या, जब हम लोग ग्राउंड से देखेंगे तो आदमी थोड़ा सा एंगल कवर करेगा और बोर्ड थोड़ा सा एंगल कवर करेगा। यानी कि इस 2 पाई को आदमी और बोर्ड आपस में बंटवारा कर लेंगे, पार्टीशन कर लेंगे। किस रेशियो में बंटवारा होगा, इन इनवर्स रेशियो ऑफ देयर दिस m एंड कैपिटल m/2। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा हो जाए कि ये कैपिटल m/2 या कैपिटल M लार्ज हो जाए, यानी कि m टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये थीटा फाइनल जो है ये वाला एंगल ये 0 हो जाएगा ना। यानी कि मान लीजिए कि आप किसी बोर्ड पे बैठ गए हैं, जो बोर्ड मान लीजिए कि 50 टन का है, ठीक है, और आपका वेट है 40 kg, और आप उस 50 टन के बोर्ड पे अगर अलॉन्ग द आउटर एज मूव भी कर रहे हैं तो बोर्ड क्या पीछे की तरफ मूव करेगा, हल्का फुल्का 1-2 डिग्री मूव करेगा, बस उससे या तो नहीं करेगा। वो देखिए यहाँ से आ रहा है, अगर आप m टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दीजिएगा तो थीटा फाइनल, ये जो फाइनल एंगल है दिस विल टेंड टू 0। तो ये आपको क्या बता रहा है कि 2 पाई जो टोटल एंगल है उस 2 पाई का डिवीजन हो रहा है, डिवीजन इन द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मास m एंड कैपिटल m/2। ये m/2 का फैक्टर इसलिए आया क्योंकि इस बोर्ड को हमने एक डिस्क समझा है, उसका टोटल मास तो इस पेरीफेरी पे नहीं है ना, इस पेरीफेरी पे तो बोर्ड का सारा मास है नहीं, उसका जो मास है वो सेंटर से लेकर के यहाँ तक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यहाँ पर ये m/2 का फैक्टर आया है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन आई थिंक कैसी वर्मा जी के बुक में भी है, जहाँ मैंने डिटेल में इस चीज़ को पहले भी समझाया था। इस क्वेश्चन को देने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट है, उसको सॉल्व करने के लिए ये बेसिकली वार्म अप क्वेश्चन था। सेकंड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R lies on a smooth horizontal plane and an insect of mass small m resting on it starts and walks with uniform speed v relative to the ring. Find the angular velocity of the center of the ring. ये रिंग है और मान लीजिए कि यहाँ पर एक इंसेक्ट आई है और ये जो इंसेक्ट है इनिशियली तो स्टेशनरी था, रेस्ट पे था। अब थोड़ी देर बाद क्या करता है कि विथ रिस्पेक्ट टू द रिंग यूनिफॉर्म स्पीड v से ये इंसेक्ट मूव करने लगता है रिंग पे। तो अगर ये इंसेक्ट मूव करेगा रिंग पे तो ऑब्वियसली ये रिंग भी मूव करेगा,
सिंपल सी बात है ना, ये इंसेक्ट रिंग पे कैसे मूव करेगा? ये रिंग को थोड़ा सा पकड़ के खींचेगा, उसको कुछ पीछे की तरफ पुश करेगा ताकि रिंग इसको आगे की तरफ पुश करे। जिस तरह हम लोग ग्राउंड पे चलते हैं तो हम लोग धरती को अपने पाँव से पीछे की तरफ पुश करते हैं, धरती हमें आगे की तरफ पुश करता है। तो ये इंसेक्ट भी तो वैसा ही कुछ फोर्स लगा रहा होगा इस रिंग पे, ताकि ये इस रिंग के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म स्पीड v से मूव कर सके। तो अगर ये इंसेक्ट मूव करेगा इस रिंग पे तो इस रिंग का भी कुछ मोशन होगा। कैसा मोशन होगा वो पहले हमें समझना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इनिशियली इंसेक्ट यहाँ पे है और रिंग का सेंटर यहाँ पर है C। तो अगर हम लोग रिंग और इंसेक्ट इन दोनों को मिला करके सिस्टम बनाए, यानी कि R+I सिस्टम लें, तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इंसेक्ट अगर यहाँ पर है, सेंटर ऑफ रिंग यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इसी लाइन पर कहीं पर होगा। मान लेते हैं कि वो सेंटर ऑफ मास जो है वो G यहाँ पर है, ठीक है। इनिशियली ध्यान रखिए, इनिशियली इंसेक्ट भी स्टेशनरी है, रिंग भी स्टेशनरी है, सब कुछ स्टेशनरी है। तो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम किस चीज़ का सिस्टम है? रिंग प्लस इंसेक्ट। ये जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास G पे रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? मान लीजिए कि C से इसका डिस्टेंस है x और I से इसका डिस्टेंस है y। तो हम लोग ये लिख सकते हैं I का मास है स्मॉल m, तो लिख सकते हैं m इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वाई। ये तो हर कोई जानता है कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अगर सेंटर ऑफ रिंग से x डिस्टेंस है, इसका मास कितना है? कैपिटल M है, इसका मास है स्मॉल m। तो हम लोग लिख सकते हैं ना m इंटू एक्स, दिस इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू वाई। साथ ही साथ ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू स्मॉल r। तो इन दोनों का यूज़ करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो x की वैल्यू हो जाएगी r कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और y की वैल्यू हो जाएगी r स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ये तो बहुत सिंपल है x और y फाइंड करना। अब जब ये इंसेक्ट मूव करने लगेगा तो देखिए क्या होगा। क्या ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम, क्या ये मूव करेगा? ये मूव नहीं करेगा, ये स्टेशनरी रहेगा। क्यों स्टेशनरी रहेगा? क्योंकि जो पूरा सिस्टम है रिंग प्लस इंसेक्ट, इस पे नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो है। F नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो जीरो है ना, क्योंकि ये देखिए स्मूथ दे रखा होगा कहीं पे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग नहीं रहा है। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो है, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन भी जीरो है, क्योंकि दोनों का जो मास होगा वो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो जाएगा, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं हो रहा है। यानी कि जो पूरा सिस्टम है उस पर नेट फोर्स तो जीरो लग रहा है। नेट फोर्स जीरो लग रहा है, इसका मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका मोमेंटम कंजर्व है। इस इंसेक्ट के मोशन स्टार्ट होने से पहले सेंटर ऑफ मास जो है पूरे सिस्टम का वो क्या है? स्टेशनरी है, क्योंकि इनिशियली तो सब कुछ स्टेशनरी था ना। इनिशियली ये इंसेक्ट भी स्टेशनरी था, ऑब्वियसली रिंग भी स्टेशनरी था, तो ये G भी स्टेशनरी है। अब ये इंसेक्ट चलना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये इंसेक्ट चलने लगा, इंसेक्ट चलने लगा, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम ये स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ज़ीरो है। यानी कि ये जो G है इसका लोकेशन फिक्स रहेगा, ये यहीं का यहीं रहेगा, इसका लोकेशन फिक्स रहेगा। इसका मतलब I अगर मूव करते करते मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, तो ये जो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग है ये मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? मैं दो तरीके से समझाता हूँ। ये इंसेक्ट जब रिंग के रिस्पेक्ट में मूव करेगा तो इंसेक्ट क्या करेगा? इस रिंग को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करेगा और रिंग जो है वो इंसेक्ट को आगे की तरफ पुश करेगा। इसी फोर्स ऑफ पुशिंग के कारण ये इंसेक्ट मूव कर रहा है। और ध्यान दीजिए कि ये जो इंसेक्ट और रिंग के बीच में फोर्स लग रहा है ना, इन दोनों के बीच में जो धक्का मुक्की चल रही है वो इंटरनल फोर्स है। अगर हम लोग रिंग प्लस इंसेक्ट को सिस्टम बनाते हैं तो ये जो आपस में इन दोनों के फोर्स लग रहा है वो इंटरनल फोर्स है, इसलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। इसलिए सेंटर ऑफ मास जो G है अगर शुरुआत में स्टेशनरी था तो अभी भी स्टेशनरी है, और इसका लोकेशन यहीं का यहीं रहेगा, G पर ही रहेगा। इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका लोकेशन नहीं चेंज करेगा। तो इस इंसेक्ट को अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए वो इस रिंग को पीछे की तरफ पुश करेगा, यानी कि जो रिंग है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करेगा।
इंसेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये तो हुआ एक रीज़न। दूसरा, आप ऐसे देखिए कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मान लीजिए कि इंसेक्ट यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास जी तो यहीं पे रहेगा, और हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास दो बॉडी का है वो किस पे लाइन करता है, लाइन ज्वाइनिंग द इंडिविजुअल मासेज। यानी कि आई यहाँ पर है तो सी को यहाँ पर होना ही पड़ेगा, तभी तो आई से सी आप लाइन ज्वाइन करिएगा। तो ये जो जी है ना वो इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ जो लाइन है उस पे लाई करेगा। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर ये आई यहाँ पर है तो सी यहाँ हो जाएगा, सी से आई आप एक लाइन ज्वाइन करिए और जी जो है वो वहीं का वही रहेगा। अगर आई यहाँ पे है तो सी यहाँ पे होगा, ठीक है। और उस टाइम पे भी इस जी से सी का डिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स ही रहेगा, और इस जी से आई का डिस्टेंस कितना रहेगा, वाई रहेगा। ये डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा ना, क्योंकि रिंग का मास कितना है, कैपिटल एम है, इंसेक्ट का मास कितना है, स्मॉल एम है। तो ये एक्स और वाई तो इस कैपिटल एम और स्मॉल एम पे ही डिपेंड करता है। तो एक्स और वाई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। यानी कि इंसेक्ट अगर यहाँ पे आ गया तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग यहाँ आ जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस एक्स रहेगा, ये वाला डिस्टेंस y रहेगा। तो मोशन कैसा हो रहा है, सेंटर ऑफ रिंग देखिए कैसा मोशन कर रहा है, ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरह का ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। उस सर्कुलर मोशन का सेंटर कहाँ पे है, जी पे है। उस सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना है, x है। तो सेंटर ऑफ दिस रिंग इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ऐसे सेंटर ऑफ रिंग इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। उस सर्कुलर पाथ का सेंटर कहाँ है, जी पे है। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, एक्स है। ये क्यों हुआ, क्योंकि इस जी का लोकेशन फिक्स है। तो आई कहीं भी चला जाए, आई और सी को कनेक्ट करता हुआ जो लाइन होगा उसी लाइन पे इस जी को लाई करना है। यानी कि आई से जी आप एक लाइन बनाइए, इसी लाइन को पीछे ले जाइएगा तो x डिस्टेंस पे आपको C मिल जाएगा, सेंटर ऑफ द रिंग। तो सेंटर ऑफ द रिंग एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। इस मोशन की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी हमें पता करना है। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि ये जो I है ये कैसा मोशन कर रहा है, ये भी एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। उस सर्कुलर पाथ का सेंटर कहाँ है, उस सर्कुलर पाथ का सेंटर ये G है। बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये जो आई है ये तो इस रिंग पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस रिंग पे मूव कर रहा है तो ये तो किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा होगा जिसका सेंटर ये सी है। नहीं, ये नहीं होगा। ये तो तब होता ना अगर हम लोग इस सेंटर सी से पास करता हुआ कोई वर्टिकल एक्सिस बनाते, वहाँ पर फिक्स कर देते, तब हम लोग ये कह सकते थे। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये रिंग भी मोशन कर रहा है। यानी कि रिंग का जो सेंटर है वो तो खुद भी ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, रिंग का सेंटर। तो ये जो आई है इसका जो मोशन होगा वो भी एक सर्कुलर मोशन होगा। उस सर्कुलर मोशन का भी सेंटर ये जी होगा, और उस सर्कुलर मोशन का रेडियस क्या होगा, इस वाई के बराबर होगा। और ध्यान रखिए ये वाई और ये एक्स ये फिक्स रहेगा, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, ये रेडियस ऑफ द रिंग और कैपिटल एम और स्मॉल एम पे डिपेंड करता है। ये इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है कि आई का लोकेशन कहाँ है। यानी कि आई का पोजीशन किसी भी टाइम इंस्टेंट पे क्या होगा, इस जी पॉइंट से वाई डिस्टेंस पे होगा। यानी कि ये जो आई है एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, उस सर्कुलर पाथ का सेंटर जी पे है, रेडियस उसका वाई पे है। अब हमें पता करना है कि ये जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है सेंटर ऑफ द रिंग, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अब एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमने अभी देखा कि इस पूरे सिस्टम पे r प्लस आई, ये जो पूरा सिस्टम है इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स तो ज़ीरो है, यानी कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी ज़ीरो होगा, ठीक है। नेट एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है, यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इजिकल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि इनिशियली तो सब कुछ स्टेशनरी था। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम इंस्टेंट वो भी ज़ीरो होगा। तो किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, ये इंसेक्ट
ऐसे मूव कर रहा है तो उसके कारण, इंसेक्ट के कारण एक एंगुलर मोमेंटम आएगा Li। तो इस इंसेक्ट को अगर आगे इस डायरेक्शन में बढ़ना है तो ये इंसेक्ट क्या करेगा, रिंग को पीछे की तरफ पुश करेगा, यानी कि रिंग का जो मोशन है वो पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में होगा। तो रिंग का जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में होगा, Lr, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इंसेक्ट का एंगुलर मोमेंटम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इंसेक्ट इधर जा रहा है। और रिंग का एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और किसी भी टाइम इंस्टेंट पे टोटल एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो होना है, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो है। यानी कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट दिस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तभी तो इन दोनों का नेट सम ज़ीरो हो जाएगा। अब ये एंगुलर मोमेंटम हम लोग किस एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करें, और सारा मोशन देखिए हम लोग ग्राउंड फ्रेम से एनालाइज कर रहे हैं। हम लोग ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो इंसेक्ट है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उस सर्कुलर पाथ का सेंटर क्या है, G है। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है, Y है। ये जो सेंटर ऑफ रिंग है ये भी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। उस सर्कुलर पाथ का भी सेंटर क्या है, G है। उसका रेडियस क्या है, X है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि सारा जो मोशन हो रहा है वो इस पॉइंट G के अबाउट ही हो रहा है। इस इंसेक्ट का जो सर्कुलर पाथ है उसका भी सेंटर G है। इस सेंटर ऑफ रिंग जो C है उसका जो सर्कुलर पाथ है उसका भी सेंटर G है। तो क्यों ना हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करें अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू G। तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग दोनों कैलकुलेट करेंगे अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू G। इस एक्सिस के थ्रू ही क्यों करेंगे, क्योंकि इस एक्सिस के थ्रू मोशन को एनालाइज करना बहुत आसान है। हमने अभी बता दिया कि ये जो इंसेक्ट है वो इस G को सेंटर मानता हुआ एक सर्कुलर पाथ है Y रेडियस का, उस पे मूव कर रहा है। उसी तरह ये जो C है वो भी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, उसका भी सेंटर G है, रेडियस X है। तो इसलिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू G करते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट क्या होगा, इस इंसेक्ट के पास क्या क्या वेलोसिटी या क्या क्या स्पीड है। ये जो स्पीड v है ये विथ रिस्पेक्ट टू रिंग है, देखिए क्वेश्चन में हर जगह दे रखा है। अब ये जो रिंग है ये भी तो मूव कर रहा है, यानी कि अगर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आप आइएगा तो आपको दिखेगा कि इंसेक्ट जो है वो स्पीड v से मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे वो जो रिंग है वो भी तो पीछे जा रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड से। किस स्पीड से जाएगा, मान लीजिए कि ये जो सेंटर ऑफ रिंग है उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो यहाँ पे जो रिंग है वो भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से पीछे की तरफ जा रहा है। तो उस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, और सेंटर कहाँ है, ये G है। सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, Y। यानी कि रिंग का वो वाला जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट जहाँ पर इंसेक्ट बैठा हुआ है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में, उस पॉइंट का एक पीछे की तरफ वेलोसिटी होगी ओमेगा Y। ये किसके कारण होगा, ये हो रहा है बिकॉज दिस रिंग इज रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये रिंग तो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है। तो रिंग का कोई भी आप एक पॉइंट लीजिएगा, उसका अगर आप पूछिएगा कि लीनियर वेलोसिटी क्या है तो क्या हो जाएगा, दिस ओमेगा इनटू डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ध्यान रखिए सेंटर ऑफ रोटेशन अभी G हो गया है। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में गलती ये करते हैं कि वो ओमेगा R से माइनस कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो रिंग है वो रेडियस R के पाथ पे सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ कहाँ है, ये G है। तो ये जो इंसेक्ट है इसके पास अब देखिए क्या क्या वेलोसिटी है। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से यहाँ से टुकुर टुकुर देख रहा हूँ इस इंसेक्ट को, तो इस इंसेक्ट के पास एक स्पीड तो है v, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू द रिंग। रिंग के रिस्पेक्ट में ये v वेलोसिटी से इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जो रिंग है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ओमेगा Y स्पीड से जा रहा है। तो इसका नेट स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या हो जाएगा, v माइनस ओमेगा Y। और ये जो Li या Lr जितना भी एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना, सब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम।
तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस इंसेक्ट का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ दिस इंसेक्ट इनटू करिए वाई। ये वाई क्यों किया, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो इंसेक्ट है इस सेंटर ऑफ रोटेशन से वाई डिस्टेंस पे है, और अभी हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू जी। तो एक्सिस से इस इंसेक्ट का डिस्टेंस हो गया वाई, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू वाई इंटू करना होगा v माइनस ओमेगा वाई। ये टर्म क्या हो गया, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंसेक्ट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू g। दिस विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, डायरेक्शन में ऑपोजिट होंगे, तभी तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो अब हम लोग LR फाइंड करते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग। ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू जी। ध्यान रखिए, इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सी क्या होता है, बहुत सिंपल है, m इंटू आर स्क्वायर। ये रिंग है ना। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू जी क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, m आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंटू ओमेगा कर दीजिए, तो ये हमें मिल गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिंग। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है, तो किसी भी टाइम इंस्टेंट पे टोटल एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। अब आप इस रिलेशन से ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ये जो y की वैल्यू है आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x की वैल्यू हमें पता है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v/r m डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस 2m। तो इस क्वेश्चन में बेसिक फंडा ये समझना था कि सारा जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ये जो C है, C क्या है, सेंटर ऑफ द रिंग, ये भी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उस सर्कुलर पाथ का सेंटर कहाँ है, G पे है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम। ये जो इंसेक्ट है, कहने को तो आप कह रहे हैं ये इस रिंग पे मूव कर रहा है, लेकिन ये रिंग भी तो साथ ही साथ मूव कर रहा है। तो इस इंसेक्ट का नेट मोशन कैसा है, उसका नेट मोशन है सर्कुलर पाथ। उस सर्कुलर पाथ का भी सेंटर है ये G, और ये रेडियस हो गया y। अब कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर आप इसको भी y कैसे कर रहे हैं, ये भी y है, ये y कैसे हुआ। क्योंकि देखिए जैसे ही ये इंसेक्ट मूव करेगा तो ये रिंग भी जो है ना अपना एक दूसरा पोजीशन लेगा, और रिंग का जैसा भी पोजीशन हो, इंसेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम G कितना है, y है, ये तो होना ही है ना। तो किसी भी टाइम पे इंसेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम G y है, तो इंसेक्ट उस रिंग के जिस पॉइंट पे बैठा हुआ है उस पॉइंट का भी डिस्टेंस फ्रॉम G y होगा, और वो रिंग जो है वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से पीछे की तरफ जा रहा है। तो उस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के कारण रिंग के उस पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ओमेगा y, और इंसेक्ट का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिंग क्या है, v। तो नेट वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट क्या हो जाएगा, v माइनस ओमेगा वाई। तो ये वाला पॉइंट भी थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, बच्चे इसमें समझ नहीं पाते हैं कि ओमेगा वाई से ही माइनस क्यों किया, बच्चे गलती से इसमें ओमेगा आर से माइनस कर देते हैं।